नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं ऋचा राघव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। यदि भाषा को हम बिना रुके बोलते हैं तो भाषा अर्थहीन हो जाएगी। भाषा को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए बोलते समय हम कहीं अधिक देर के लिए तो कहीं क्षण भर के लिए रुकते हैं और लिखित रूप में इसे दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अतः विराम चिन्ह भाषा को अर्थपूर्ण व शुद्ध बनाते हैं। भाषा में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। बच्चों, अब देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा अर्धविराम, चौथा है उपविराम, पांचवा है प्रश्नसूचक चिन्ह, छठा है विस्मय आदिबोधक चिन्ह, सातवां है योजक या विभाजक चिन्ह, आठवां है निर्देशक चिन्ह, नवां है उद्धरण चिन्ह, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां है कोष्ठक, 12वां है लाघव चिन्ह और 13वां है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। अब बच्चों इन्हें विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे खरगोश भागता है, महात्मा जी आ गए, तमन्ना स्कूल जाती है। अब अगला विराम चिन्ह है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे पहला उदाहरण, ऊंट का शरीर बड़ा, आंखें मोटी मोटी, पैर बड़े बड़े, पूंछ छोटी, कान लंबे होते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राहुल, पूजा, राजू, शब्बू और लकी खेल रहे हैं। उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता पर मेरे पास रुपए नहीं हैं। दूसरा उदाहरण, 2 दिन बीत गए परंतु गाड़ी नहीं आई। पत्र लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी पब्लिक स्कूल, यमुना विहार, दिल्ली 94। हाँ या नहीं का प्रयोग करते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा उदाहरण, नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जब एक ही तरह के वाक्यांश एक साथ आ जाएं, तब भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूध पीकर, माँ से कहानी सुनकर बच्चा सो गया। तीसरा हमारा विराम चिन्ह है अर्धविराम। पूर्ण विराम से लगभग आधा समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे पहला उदाहरण, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। दूसरा उदाहरण, साक्षरता मनुष्य को मनुष्य बनाती है, चरित्र का निर्माण करती है, नैतिकता का विकास करती है, मानव को मानव से प्रेम करना सिखाती है। नेहरू जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। अगला उदाहरण, जो उसे डांटते हैं वह उनका आदर करता है। अगला हमारा विराम चिन्ह है उपविराम। जहां किसी बात को स्पष्ट करके दिखाना हो वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहला उदाहरण, बढ़ती जनसंख्या एक विकट समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगला हमारा विराम चिन्ह है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है,
या अगला उदाहरण, वह कहाँ रहता है। बच्चों, अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे जब एक ही वाक्य में अनेक प्रश्नसूचक उपवाक्य होने पर प्रश्नसूचक चिन्ह अंत में लगाया जाता है और उपवाक्यों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे आपको क्या मतलब। दूसरा, संदेह प्रकट करने के लिए प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या कहा, वह तुम्हारा घर है। अगला हमारा विराम चिन्ह है विस्मय आदि सूचक चिन्ह। हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ईश्वर, मेरी सहायता करना। आहा, कितना मीठा आम है। अगला उदाहरण, हाय, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। अगला उदाहरण, अरे, यह तस्वीर तुमने बनाई है। अगला उदाहरण, छी, कितनी गंदगी है। अगला हमारा विराम चिन्ह है योजक या विभाजक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला, सामासिक पदों में, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन। अगला इसका प्रयोग तुलना करने में किया जाता है, जैसे राम सी पितृभक्ति। दूसरा उदाहरण, तुमसा नहीं देखा। और के अर्थ में भी योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम रावण संवाद। अगला इसका प्रयोग एक जैसे शब्दों में किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आगे आगे। अगला इसका प्रयोग संख्या शब्दों के बीच में किया जाता है, जैसे एक चौथाई, एक तिहाई। अगला हमारा विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला, कहना, बोलना, लिखना, बताना शब्दों के बाद में, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, सदा सत्य पर अटल रहो। दूसरा उदाहरण, सुरेश ने बताया, अगले माह चुनाव होंगे। संवाद लिखने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजू ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। या अगला उदाहरण, पूजा ने कहा, चलो दवाई ले आएं। अगला उदाहरण, डॉक्टर, आपको तो बुखार है। अगला उदाहरण, राजू, डॉक्टर साहब, अच्छी सी दवाई दीजिए। निम्नलिखित और निम्नांकित के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद हैं, या विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। अगला है, किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईमानदार व्यक्ति में सच्चाई, प्रेम, अहिंसा आदि सभी गुण होते हैं। अगला हमारा विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है। अगला उद्धरण चिन्ह का प्रयोग व्यक्ति, ग्रंथ या उपनाम के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महात्मा गांधी बापू कहलाते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला हमारा विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग निरंतर चल रहे
विवरण से अगली पंक्ति में लिखे गए वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के लाभ निम्नलिखित हैं, या अगला उदाहरण प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं, या अगला उदाहरण संज्ञा के भेद इस प्रकार है। इसके बाद एक एक करके हम संज्ञा के भेद लिखेंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठकों का प्रयोग वाक्य के बीच में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे वह प्रेमवदा प्रिय बोलने वाली स्त्री है। यहाँ प्रेमवदा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण है आपके दोनों भाई राजू और सांझू बड़े होनहार हैं। या अगला उदाहरण वाक्य के दो अंगों उद्देश्य और विधेय के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगला हमारा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित, प्रोफेसर आदि। इन शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखकर इनके आगे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा विराम चिन्ह है त्रुटिपूरक चिन्ह। इसे हंस पद भी कहा जाता है। लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर पंक्ति के ऊपर इसे लिख दिया जाता है। जैसे पहला उदाहरण बच्चों को चाहिए कि वह मन लगाकर पढ़ें। बच्चों, यहाँ हम खूब लिखना भूल गए। तो हम इस वाक्य में त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके ऊपर खूब शब्द को लिख देंगे। तो हमारा नया वाक्य बन जाएगा बच्चों को चाहिए कि वह खूब मन लगाकर पढ़ें। या अगला उदाहरण है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध है। बच्चों, यहाँ पर हम अधिकार लिखना भूल गए। तो वाक्य में हम त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके ऊपर अधिकार शब्द को लिख देंगे। तो हमारा नया वाक्य हो जाएगा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।